प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ क्वेश्चन दो दो अंक के रह चुके थे, उनको हम आगे करते हैं 10वीं कक्षा के लिए। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह जो क्या होता है कि शुद्ध आत्म बल, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल की सत्याग्रह का नाम दिया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है। जो हमारी आत्मा है वो किससे संबंधित होती है? ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें प्यार की लौ जगती रहती है, वो अहिंसा सर्वोधर्म है। अर्थात जो हमने सत्य के मार्ग पर जो चलना चाहिए, चाहे कितनी से कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, और हमारा जब उद्देश्य सच्चा होगा तो हमारे को जीत भी अवश्य मिलेगी। ये हमारा जो है ना सत्याग्रह से अभिप्राय। दक्षिणी अफ्रीका से भारत जाने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि गांधी जी के द्वारा जब ये अफ्रीका से आए तो इन्होंने 1816, 1817, दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो जब गांधी जी दोबारा जो ना भारत में आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे। उन तीनों आंदोलनों में 1916, 1917 और 1918, पहला जो ना 1916 में चंपारण बिहार का ये जो ना मुख्य इलाका था, 1917 में गुजरात का जो खेड़ा ज़िला था, और 1918 में ये गुजरात में अहमदाबाद के जो मिल मजदूरों के आंदोलन के सहयोग में दिया था। उसके बाद रॉल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों से जो ना इसको काला कानून दिया गया है, क्योंकि उनको भारतीयों के साथ ऐसे अन्याय किए हैं कि उनको बिना बताए, बिना कुछ कहे उन पर जो ना ये मुकदमा चलाया जाता है, और वो जो ना बिना मुकदमे के ही जेल में डाल देने के आदेश दिए गए। तो इसको इसलिए काला कानून कहा गया था। उसके बाद गांधी जी भारत की ब्रिटिश शासन के प्रति ऐसी योग नीति क्यों अपनाना चाहते थे? गांधी जी ने अपनी जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज, 1909 में इसने जो ना इसकी रचना की थी। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और ये शासन इसी सहयोग के कारण चलता रहा। यदि भारत के लोग अपना जो ना सहयोग वापस ले लेते तो साल भर में भीतर ब्रिटिश जो शासन रह जाता और स्वराज्य की स्थापना हो जाती। तो ये मुख्य कारण था। इसने गांधी जी ने इस पुस्तक में वर्णन किया है कि जो ब्रिटिश सरकार में भारतीयों ने सहयोग दिया है, और इसलिए कि इस लंबे समय तक चला जाए। उसके बाद बहिष्कार का क्या अर्थ? बहिष्कार प्राय जो ना विरोध का एक रूप होता है। किसी चीज़ का जो ना साथ छोड़ना, और किसी के साथ संपर्क रखने, जुड़ने से इनकार करना, हिस्सेदारी से में गतिविधियों में भाग नहीं लेना, चीज़ों की खरीदारी नहीं करना, ये सभी जो ना क्या था, एक ये बहिष्कार ही कहलाता है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन स्वीकृत कब और कहाँ हुआ? ये जो दिसंबर 1920 में नागपुर का जो अधिवेशन था, इसमें असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगी थी। पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग जो ना विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिससे दुकानें, फैक्ट्रियां, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोका जाता है। इसको बोलते हैं पिकेटिंग। यदि हम किसी दुकान के अंदर जाएंगे, उसका रास्ता रोक लिया जाए तो क्या करें? पिकेटिंग। गिरगिटिया मजदूर क्या किन्हें कहते हैं? मैंने पहले बताया कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अगर किसी को कोई सज़ा दी है तो उसको काले पानी के नाम से, जैसे फिजी है, गयाना है, वेस्ट इंडीज़ है, इन स्थानों पर भेज दिया जाता था, और इन्हीं का उसको जो ना गिरगिटिया नाम दिया गया। उन्हें एक जो एग्रीमेंट के आधार पर ले जाया जाता था, और ये जो एग्रीमेंट का जो ये प्रारूप था, इसी को गिरगिटिया कहने लगे, जिससे आगे चल करके मजदूरों को गिरगिटिया कहा जाने लगा। फिर है जो गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ इरविन समझौता हुआ,
गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने की पर जो न सहमति दी गई थी और कांग्रेस ने इससे पूर्व सम्मेलन का बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। तो इसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। जो उसके बाद जो हमारा 52वां जो हमारा आगे क्वेश्चन है कि भाई सरकार का सविनय अवज्ञा के प्रति रूप था। सरकार का सविनय अवज्ञा के प्रति सरकार नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देख करके घबरा गई थी। देश में जगह जगह सरकार के जो दमन नीतियों का प्रदर्शन किया जा रहा था, देशव्यापी आंदोलन हो रहे थे। तो इसमें लॉर्ड इरविन और जो भारत के उसमें वायसराय थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलवाने की घोषणा की और जिससे जो ना इसमें जनता के प्रतिनिधि और सरकार ब्रिटिश सरकार बैठ कर के देश की समस्याओं पर बात कर सके। तो उसके बाद जो ये है जो गांधी इरविन समझौते की दो विशेषता, पहला कुर्सी थी इसमें वायसराय इरविन ने 1931 में आर्म में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी को मनाने का प्रयास किया गया था। पहली तो इसकी विशेषता ये थी। दूसरी कि सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को स्वतंत्र करने की तैयार हो गई थी जिसके विरुद्ध अहिंसा के आरोप नहीं थे। जो दूसरा गांधी जी के द्वारा जो ये समझौता था, इस समझौते के दौरान जितने भी जो भारतीय नागरिक राजनीतिक बंदी बनाए गए थे उनको, जिन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं था, उनको छोड़ने पर सहमति बनाई गई थी। देशी खर्च या होम चार्ज क्या था? देशी खर्च क्या होता है कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्च को देशी खर्च कहा गया। यानी ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में जो खर्च किया गया उस और ये इसका जो खर्च का बोझ किस पर पड़ा? भारतीयों करदाताओं पर जो है इसको पूरा किया गया। उसके बाद पूना पैक्ट, मैंने पहले बताया कि पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट का मतलब क्या था कि 1932 में जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे उनमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सीटों का आरक्षण देना ही पूना पैक्ट कहला है। तो उसके बाद वंदे मातरम, ये मैंने पहले बताया है कि वंदे मातरम जो 1870 के दशक में विक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें भारत की महिमा का या भारत माता का गुणगान किया गया है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है हमारा ये, भारत में राष्ट्रीयता के उदय होने के कारण, तो इसमें बहुत से कारण थे। इनमें पहला कारण भी था, क्या नाम है इसमें, पहला कारण है कि भाई अंग्रेज़ भारत में अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। उन्होंने हमारा जी भर के शोषण किया, तो जिससे जो ना हमारे भारतीय उद्योग धंधे ठप हो गए, बेरोजगार हो गए, जिससे संतोष बढ़ने लगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। उसके बाद देश में जो डाक तार, रेल ये जो चलने लगी, जिससे जो सभी भारतीयों में आपसी मेल जोल बनने लगा और एक जो एकता के सूत्र में बंधने लगे। तीसरा इसमें है कि अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से एक दूसरे के निकट आए कि जब अंग्रेज़ों ने एक मातृभाषा को, अपनी अंग्रेज़ी भाषा को लागू किया तो इससे क्या हुआ कि बहुत से भारतीय जो विद्वान थे, शिक्षित थे, उन्होंने एकता में सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो उसके बाद जैसे समाचार पत्र थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से जो पहले जो क्रांतियाँ उनके बारे में पढ़ा और जिससे जो उन्होंने ये जो लोगों को जागृत किया कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई थी, कैसे उनको आज़ादी मिली। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली और एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर पैदा हुआ। तो ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन थे हमारे, तो आप सभी ने इन क्वेश्चनों को क्लियर करना है। कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आया है तो उसको समझ लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका जो 2-2 अंक और 1-1 अंक के क्वेश्चन।